हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो 1800 ईस्वी के आसपास 18th सेंचुरी के अंदर अपने पास 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। अपने पास 31 एलिमेंट थे, लेकिन 1865 आते आते अपने पास 63 एलिमेंट हो गए थे और आजकल अपने पास 114 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं। और भी निरंतर एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे हैं और कुछ कृत्रिम संश्लेषित किए जा रहे हैं। बहुत सारे यौगिक है, इन एलिमेंटों को यौगिक, तो इन सब के गुण धर्मों की एक व्यवस्थित व्याख्या या व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हम लोगों को वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट को इंडिविजुअल अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। जबकि इनको एक कॉलम में या एक वर्ग के अंदर व्यवस्थित किया जाए तो उस वर्ग को अपना अध्ययन करेंगे तो उस वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन कर सकते हैं। इजी वे में अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले वर्गीकरण, इन एलिमेंटों का वर्गीकरण इतना आसानी से नहीं हुआ था। बहुत सारे वैज्ञानिकों का सामूहिक प्रयास था जिसके फलस्वरूप हमें आवर्त सारणी मिली थी। तो सबसे पहले आए थे डोबे राइनर इन्होंने ट्राइड्स बनाए थे। इन्होंने क्या किया, समान लक्षणों या गुणधर्म वाले एलिमेंटों के तीन के जोड़े बना दिए। इन्होंने पहला जोड़ा बनाया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। तो इन्होंने तीन एलिमेंट के त्रिक बना दिए, ट्राइड्स बना दिए, जिनके लक्षण या गुणधर्म समान थे। इन्होंने फिर ये भी बोला कि जो बीच वाला एलिमेंट है, तीन ट्राइड्स के बीच वाला जो एलिमेंट है, इसका परमाणु भार पास वाले दो एलिमेंटों के परमाणु भार का औसत के बराबर या लगभग बराबर होता है। तो अपन ये इनका औसत निकालते हैं, 7 + 39 / 2, तो इसका औसत आएगा 23। तो ये बीच वाले का परमाणु भार होगा। अब इसी तरह इसका औसत निकाले अपन 40 + 137 / 2, तो ये आएगा 88.5, लगभग इसके बराबर है, बीच वाले एलिमेंट के बराबर है। थर्ड इसका निकालते हैं अपन 35.5 + 127 / 2, तो इसका आएगा लगभग 25। तो ये लगभग बीच वाले के बराबर या बराबर आ रहा था। तो इन्होंने ये नियम दिया कि ट्राइड्स जब इनको व्यवस्थित करते हैं त्रिक के रूप में, तो उनके साइड वाले एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले के बराबर या लगभग बराबर होता है। डोबे राइनर का ट्राइड्स या त्रिक मॉडल फेल हो गया था, क्योंकि ये कुछ ही एलिमेंटों को दे पाए थे, सारे एलिमेंटों की इस तरह से व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद में आए थे, इनके बाद में आए थे वैज्ञानिक A.E.D. चैनकोटॉय ने क्या किया था, एलिमेंटों के बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित किया और एक वर्ताकार सारणी बनाई, जिसके अंदर इन्होंने एलिमेंट को बढ़ते हुए मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज किया था। तो ये फेल क्यों हो गए थे, ये भी पूरे सारे तत्वों की व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए ये भी फेल हो गए। इसके बाद में आए थे नेक्स्ट, इसके बाद में 1865 के अंदर अंग्रेज रासायनिज्ञ आए थे, अंग्रेज रासायनिज्ञ अलेक्जेंडर न्यूलैंड।
अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए थे। ये भाई साहब म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन थे, तो इन्होंने अष्टक नियम दिया म्यूजिक के हिसाब से। जो इस तरह म्यूजिक के अंदर सुर होते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां वापस सा आ रहा है, सा रे ग म प ध नी सा वापस आ रहा है, 8वां पद वापस आ रहा है। इसी तरह इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में एलिमेंटों को व्यवस्थित किया और देखा कि 8वां एलिमेंट वापस रिपीट हो रहा है, उसके गुणधर्म पहले के गुणधर्म से मिल रहे थे। तो इन्होंने कैसे अरेंज किया, तो इन्होंने क्या बताया था कि एलिमेंटों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो जिस तरह से स्वर, म्यूजिक के स्वर 8वां स्वर रिपीट होता है, जैसे सा रे ग म प ध नी 7वां स्वर, उसके बाद 8वां वापस सा आता है, उसी तरह एलिमेंट भी 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करता है। जैसे अपन लिथियम से शुरू किया तो सोडियम इससे मैच कर रहा था, बेरिलियम से शुरू करें अपन 1 2 3 4 5 6 7 8वां मैग्नीशियम इससे कर रहा था, इससे शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्यूमिनियम बोरोन से मैच कर रहा था प्रॉपर्टी। तो ये व्याख्या की थी इन्होंने न्यूलैंड ने। न्यूलैंड की व्याख्या थी, उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई थी, नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी, तो उनकी भी व्याख्या नहीं कर पाए थे, और ये कैल्शियम तक ही व्याख्या कर पाए थे, उससे आगे के तत्वों की व्याख्या न्यूलैंड नहीं कर पाए थे, तो इनका मॉडल फेल हो गया था। इसके बाद में 2 वैज्ञानिक आए थे, लोथर मेयर तो ये 2 वैज्ञानिक थे, ये तो जर्मन के थे और ये थे रूस के। ये दोनों समकालिक थे, एक ही समय पे रिसर्च कर रहे थे, पर अलग अलग कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से कर रहे थे। तो इन्होंने 1869 के अंदर अलग अलग रूप से अध्ययन करते हुए ये पाया कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो निश्चित अंतराल के बाद उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। तो लोथर मेयर ने क्या किया था, लोथर मेयर ने प्रैक्टिकल किया था। इन्होंने परमाणु वॉल्यूम और परमाणु भार के बीच में ग्राफ बनाए थे और फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था, उससे उन्होंने निकाला था। तो वो एक बार देख लेते हैं अपन लोथर मेयर का, और देमेत्रे मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, वो भी देख लेते हैं। लोथर मेयर ने क्या ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। तो इन्होंने देखा कुछ इस तरह से ग्राफ प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने देखा जो पीक था, टॉप पे थे कुछ एलिमेंट, टॉप पे आ रहे थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो कुछ आ रहे थे असेंडिंग लिंब पे, कुछ आ रहे थे डिसेंडिंग लिंब पे, जैसे फ्लोरीन, आयोडीन यहाँ आ रहे थे, ये वाले कैल्शियम, स्ट्रोसियम, बेरियम वगैरह यहाँ आ रहे थे। तो इन्होंने इस ग्राफ के हिसाब से इनको वर्गीकृत किया था एलिमेंटों को,
जो टॉप पे आ रहे थे उनको अलग रखा, जो असेंडिंग में आ रहे थे उनको अलग रखा, डिसेंडिंग में आ रहे थे उनको अलग रखा, जो बॉटम पे आ रहे थे उनको अलग डिवाइड किया। लोथर मेयर ने 1869 तक जो वर्तमान अपनी आवर्त सारणी है उससे मिलती जुलती सारणी बना ली थी, लेकिन इससे पहले डेमेत्रे मेंडलीव ने अपना रिसर्च प्रकाशित कर दिया था, तो इनके रिसर्च को मान्यता नहीं मिल पाई थी। मेंडलीव के रिसर्च को ही मान्यता मिली थी। तो मेंडलीव ने क्या आवर्त सारणी बनाई थी, क्या नियम दिए थे वो देख लेते हैं मेंडलीव का। मेंडलीव ने क्या नियम दिया कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये आवर्त का नियम दिया था मेंडलीव ने, और मेंडलीव ने सारणी बनाई थी, वो देख लेते हैं कैसी बनाई थी उन्होंने। मेंडलीव ने क्या किया था, 8 स्तंभ बनाए थे, वर्ग बनाए थे। 8 वर्गों के अंदर एलिमेंट को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। लेकिन मेंडलीव जानते थे कि जो रासायनिक प्रॉपर्टी है और भौतिक प्रॉपर्टी है उनको ज्यादा महत्व दिया जाए, तो इन्होंने परमाणु भार को कम महत्व देते हुए जिनकी रासायनिक प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक वर्ग में रखा, और जिनकी अलग थी उनको अलग में रखा। इन्होंने मूलानुपाती सूत्र और इनके परमाणु भार को भी में भी संबंध स्थापित किए थे। अब यदि अपन परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो टेलरियम है, इसका भार आयोडीन के भार से ज्यादा, आयोडीन का भार कम है, तो आयोडीन यहां आना चाहिए था 6 नंबर में, लेकिन टेलरियम को इन्होंने 6 में रखा और आयोडीन को, तो टेलरियम को इन्होंने 6 नंबर में रखा और आयोडीन को 7 में रखा, क्योंकि आयोडीन के जो रासायनिक गुण थे वो फ्लोरीन क्लोरीन इनसे मिल रहे थे, ब्रोमीन से, तो इन्होंने रासायनिक गुणों को या भौतिक गुणों को ज्यादा मान्यता दी एज कंपेयर टू परमाणु भार। ठीक है, इन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक स्थान छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दी। इनको मालूम था कि इनके नीचे वो तत्व की खोज होगी जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं, उनके प्रॉपर्टी ये होगी। उन्होंने जो खाली स्थान छोड़ा था उनका नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि इसके बाद में एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम एका एल्यूमिनियम होगा, इसके बाद में भी एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम एका सिलिकॉन होगा। उनकी भौतिक गुण उन्होंने व्याख्या कर दी थी कि इसका घनत्व ये होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगी, इसका गलनांक ये होगा, क्वथनांक ये होगा, ये सारी भविष्यवाणी कर दी थी। तो बाद में जब गैलियम और जर्कोनियम की रिसर्च हुई थी तो गैलियम था वो एका एल्यूमिनियम जो उन्होंने प्रस्तावित किया था मेंडलीव, उनके गुणों की समानता रखता था, और जर्कोनियम था वो एका सिलिकॉन के समानता रखता था। तो ये दो तत्वों की खोज बाद में हुई थी, लेकिन मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर इनका स्थान छोड़ दिया था, और ये बाद में जब आए तो यहाँ व्यवस्थित किए गए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी कुछ दोष थे, क्योंकि ये सभी एलिमेंट को परमाणु भार के क्रम में नहीं व्यवस्थित कर पाए थे। एक तो ये दोष था, दूसरा इनका दोष था तो आइसोटोप थे, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है, तो उनको परमाणु भार के हिसाब से अलग अलग वर्ग में रख दिया गया था, जबकि वो एक ही वर्ग में आने चाहिए थे। ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी की भी व्याख्या नहीं कर पाए थे, और नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी तो उनको भी, नोबेल गैस को भी अरेंज नहीं कर पाए थे। तो ये इनके ड्रॉबैक थे मेंडलीव के, जो बाद में आने वाले वैज्ञानिक ने इन ड्रॉबैक को दूर किया और जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसको प्रस्तावित किया था।